हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको एक चीज़ पता है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चला रहे हैं स्पेशल यूपीएसआई के लिए है। ठीक है, देखिए अब ऐसा मत सोचिएगा केवल हम यूपीएसआई के लिए चला रहे हैं। भैया अगर यूपीएसआई में अगर आपके क्वेश्चन फंस सकते हैं तो किसी भी एग्जाम में 110% फंसेंगे। ठीक है, तो देखिए हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। तो हम शेड्यूल्स देख रहे थे यानी अनुसूची देख रहे थे। ठीक है, एक चीज़ हम दोबारा दोहरा दें, आपको बता दें कि देखिए वर्तमान में अगर पूछे कितनी अनुसूची है तो 12 अनुसूची है दोस्तों। अगर पूछ ले मूल संविधान में कितनी थी तो 8 थी, यानी कि 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई। और हमने पिछले वीडियो में 5 अनुसूचियां पढ़ ली थी। ठीक है, 5 अनुसूचियां क्या करी थी, पढ़ ली थी हमने। ठीक है, देखिए पहले में क्या था, राज्यों के नाम था। ठीक है, और दूसरे में क्या था दोस्तों, भत्ते। ठीक है, किसके भत्ते थे, जो राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा स्पीकर हो गया, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ठीक, उनकी जो क्या थी दोस्तों, सैलरी थी, भत्ते थे। दूसरे में देखिए, पहले में क्या, देखिए समझिएगा, पहले सूची में क्या, देखिए अब देश है तो पहले देश का संगठन होना चाहिए कि राज्य कितने होंगे। ठीक है, ठीक जो भी है ना। अब देखिए, अब भैया देश हो गया तो उसके चलाने वाला कोई होना चाहिए। तो दूसरे में क्या है भाई, दूसरे में चलाने वाला होगा और चलाने वाला कोई फ्री में चलाएगा नहीं। ठीक, तो उसके भत्ते उत्ते देने पड़ेंगे। ठीक है, भत्ते उत्ते देने पड़ेंगे। तो दूसरे अनुसूची में क्या है, भत्ते हैं उसके, है ना, सैलरी है। ठीक, अब तीसरे में क्या होगा, अब देखिए सैलरी दे दी मगर उसको शपथ भी दिलानी पड़ेगी, भैया सैलरी मिल रही है, तुम्हें कसम खाना पड़ेगा भैया कि आपको काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, तो भैया काम करने के लिए उनको शपथ दिलाएगा। तो किसने कितने दिला देगा, तो तीसरी अनुसूची में उन्हें शपथ दिलाएगा। तो तीसरे में याद रख लेंगे शपथ से संबंधित। ठीक है, अब देखिए अब शपथ तो दिला देगा, तो देखिए एक ही थोड़ी ना है, मान लिया भाई कितने लोगों को शपथ दिलाएगा तो उनका एरिया भी तो बांटना पड़ेगा। यानी राज्य में क्या करना पड़ेगा, उनका एरिया बांट दिया जाएगा, यानी उनकी सीटें बांट दी जाएंगी। तो याद रख लेंगे कि चौथी में क्या है, राज्यसभा की सीटें। ठीक है, अब देखिए जब सीटें मिल गई और सीटें में भी तो आपको पता होना चाहिए कुछ एससी के लिए छोड़ी जाएंगे, कुछ एसटी के लिए। ठीक है, तो आप सोच लेना कि पांचवी में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान दिए गए कि भाई एससी के लिए ये होगा और एसटी के लिए ये होगा। ठीक है, अब छठी में क्या है, तो छठी में आपको याद करना है, छठवीं हम आज पढ़ाने जा रहे हैं और छठवीं से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता और पिछली बार इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो याद रखना छठवीं अनुसूची में क्या है कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, दोस्तों ये 4 नाम जरूर याद रखना, इन्हें मत भूलना। क्वेश्चन पूछेगा कि छठवीं अनुसूची में कितने राज्य शामिल है, तो 4 शामिल हैं, एक इसमें से कोई और दे देगा, पूछेगा कौन सा नहीं है, तो वो आपको याद रखना है। अमे मित्र, है ना, कैसे याद कर लेंगे भैया, किस तरह से याद कर लेंगे, अमे मित्र, है ना, तो आ में मित्र। ठीक है, मित्र। अब देखिए अमे मित्र, आ से क्या हो जाएगा असम, में से मेघालय और मी से क्या होगा मिजोरम और त्री से तो क्या हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा। अमे मित्र ना, तो ये ऐसे करके याद कर सकते हैं। 4 ही राज्य हैं। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे आते हैं। ठीक है, अब देखिए 7वीं अनुसूची में क्या होता है दोस्तों, देखिए 7वीं अनुसूची में क्या, सिंपल से अगर बात हम करें, देखिए आपको पता है कि अपने देश में कितने दो जगह शक्तियां विभाजित होती हैं। पहला क्या है, केंद्र। मान लिया कि केंद्र, समझिएगा एक सिंपल सी बात, इससे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। देखिए 2 शक्तियां होती हैं, पहला क्या है, मोदी के पास है केंद्र में। ठीक, अगर बात करते हैं राज्य में तो योगी के पास है ना, मान लिया योगी के पास है। अब देखिए भाई राज्य की भी तो कुछ गरिमा है, उसे भी तो कुछ शक्तियां चाहिए। ठीक है, तो वही चीज शक्तियों का बंटवारा क्या है, 7 में। देखिए 7 से शक्तियां, ठीक है, 7 से शक्तियां दोस्तों। ठीक है, तो याद रख लेंगे कि शक्तियों का बंटवारा किसमें है, 7 में। ठीक है, 7 सब 7 है ना, 7 मतलब क्या, सबका अलग अलग क्या है, काम दिए गए। भैया इस पे आप काम कर लो, इस पे हम कर लेंगे, और कुछ चीजें हैं जिन पे दोनों लोग मिलकर करेंगे, साथ मिलकर करेंगे ना। तो 7 में क्या होगा, आप याद रखना कि यहां पे क्या है, केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का क्या है, बंटवारा है। समझिएगा, अब देखिए शक्तियों का बंटवारा, इसमें 3 सूचियां हैं। क्या क्वेश्चन पूछेगा कितनी सूचियां हैं, तो 3 सूचियां। एक होती संघ सूची, संघ में क्या होता है, जो केंद्र का मतलब कि जो जिन पर क्या करे, केंद्र कानून बना ले, वही क्या है, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछेगा मूल संविधान में संघ सूची के कितने विषय थे, तो 97 थे, वर्तमान में इन्हें बढ़ाकर 100 कर दिया गया। तो अभी पूछेगा कि केंद्र यानी संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 हैं। ठीक है, पूरे शतक हैं। ठीक, एक शतक है पूरा मोदी जी का। ठीक, तो संघ में क्या है, पूरे 100 विषय हैं। ठीक है, देखिए कौन से विषय होंगे जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार मतलब काम करेगा। अब देखिए युद्ध होगा। अब युद्ध में ऐसा थोड़ी कि राज्य सरकार अपने अंदर लेगा भैया कि हम लड़ाएंगे युद्ध ना, ऐसा नहीं है। पूरे निर्णय कौन लेगा, केंद्र लेगा युद्ध के मामले में। विदेशी मामलों में कोई विदेशी कार्य चल रहा है तो उसमें क्या होगा, केंद्र जो भी लेगा ऑर्डर केंद्र लेगा। ठीक है, हथियार हो गए, गोला बारूद होगा। कभी आपने सुना है कि राज्य सरकार गोला बारूद बनवा रही है ना, कि सैनिक सेना जो है राज्य सरकार के अंदर में, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो किसका अंदर होता है दोस्तों, तो वो होता है केंद्र के अंदर। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछाते हैं
भाई साहब ये पूछ लेंगे, पिछली बार आप एसआई का पेपर आप उठा लोगे तो यहां से क्वेश्चन आएंगे, पूछ लेंगे कि नेवी आर्मी का इस्तेमाल किसके अंदर आता है, तो आपको भी पता होगा कि केंद्र सरकार ही करेगी, भैया राज्य सरकार थोड़ी कर सकती है। तो इनके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हम पूरे के पूरे 100 जो विषय हैं, ठीक है, संघ के 66 विषय, जो 61 विषय किसके हैं, राज्य के हैं, और समवर्ती सूची 52 विषय, सबके बारे में विधिवत चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर एक पेपर में आया, आप उठा के देख लेना, ठीक है। तो इनके बारे में हम बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे, ठीक। तो ये चीज समझ रहे हैं आप। तो देखिए संघ सूची में कितने विषय हैं जो केंद्र के अंतर्गत आते हैं, मतलब इस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो 97 विषय थे पहले, अब वर्तमान में 100 हैं, ठीक है। जैसे हो गए युद्ध हो गए, विदेशी मामले हो गए, ठीक है, छावनी हो गई, गोला बारूद हो गए, हथियार हो गए, विदेशी संबंधी जो भी हो गए, नेवी आर्मी का इस्तेमाल हो गया, सुरक्षा हो गया, डिफेंस वार ना, तो ये सब चीजें किसके अंदर है दोस्तों, केंद्र सरकार के अंदर है, इसीलिए इनको संघ सूची में डाला गया है। क्वेश्चन याद रखें कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। देखिए जो ये शक्तियों का बंटवारा है, देखिए ये तो है अनुसूची कौन सी, 7वीं है। अगर पूछ ले किस आर्टिकल में शक्तियों का बंटवारा है केंद्र और राज्यों के बीच, तो आर्टिकल 246, ये याद रखेंगे, आर्टिकल 246 में 2, 4, 6, देखिए 2 का अंतर है, 2, 4, 6, 2, 4, 6 शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, 7 शक्तियों का बंटवारा, 7, 2, 4, 6, ठीक है, और 100, 61, 52, 100, 61, 52, ठीक। तो ये चीज एकदम जवान प्रति होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए राज्य सूची के अंतर्गत क्या है, तो 66 विषय पहले थे, अब 61 कम कर दिए गए, इसको किसमें डाल दिया गया है, संघ सूची में शामिल कर दिया गया, ठीक है, और कुछ समवर्ती सूची में कर दिया गया। अब देखिए जैसे कि पुलिस वाले मामले हैं, अब मान लिया पुलिस की भर्ती करनी केंद्र थोड़ी करेगा, पुलिस को ऑर्डर देना केंद्र थोड़ी देगा। अब मान लिया उत्तर प्रदेश में किसी को मारना है किसी को, तो अब केंद्र थोड़ी देगा, मोदी फोन करेंगे भैया इसको मरवाओ, ऐसा नहीं, जो राज्य सरकार चाहेगा वही करेगा, ठीक है। अब न्याय के मामले में, अब न्याय किसके अंदर है दोस्तों, ठीक है, समझ सकते हैं। सिंचाई वाले, सिंचाई कानून कौन बनाएगा, भैया राज्य बनाएगी ना, राज्य के अंदर है, तो ये सब चीजें हैं। अब देखिए समवर्ती चीजें क्या होती है, समवर्ती सूची देखिए जो विषय होते हैं जिन पे दोनों लोग काम कर ले, क्या दोनों लोग काम करें, दोनों लोग मिलकर कानून बना सकते हैं, ठीक, वो क्या होता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। पहले इसमें 47 विषय थे, अब इसको बढ़ा के 52 कर दिया गया। जैसे जनसंख्या है, अब जनसंख्या नियंत्रण दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण पे क्या कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। किसी वन नीति पे दोस्तों, तो वन नीति पे भी केंद्र बना सकती है, राज्य बना सकती है। शिक्षा पे दोस्तों राज्य सरकार भी बनाएगी और केंद्र सरकार भी बनाएगी, आपको पता भी होगा, ठीक है। मगर देखिए अब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, मान लिया भैया, अब मान लिया देखिए, मान लिया केंद्र में बीजेपी सरकार है, ठीक है, और बंगाल में किसकी है, ममता बनर्जी की, ठीक है, बंगाल में क्या है, ममता बनर्जी की। अब देखिए दोनों में कोई विवाद हो गया, ठीक है, मान लिया मोदी जी ने कहा कि भैया हम शिक्षा फ्री कर रहे हैं, ठीक है, शिक्षा फ्री कर रहे हैं, और ममता बनर्जी कह रहे नहीं भैया हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए है समवर्ती सूची का विषय, ठीक है, दोनों लोगों में भिड़ंत हो गई, तो अब देखिए अब किसका कानून मान्य होगा दोस्तों, तो इस पर केंद्र को प्राथमिकता दी जाती है, किसको, केंद्र को प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जानी चाहिए कि अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं तो केंद्र को प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। और एक चीज इनसे भी अलग है, क्या, एक चीज इनसे भी अलग है, आपको बता दें दोस्तों कि अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां जो इनसे बचती है ना, तो उनको अवशिष्ट शक्तियों में डाल देते दोस्तों, ठीक, उस पर भी केंद्र का ही अधिकार होता है। किसका होता है दोस्तों, केंद्र का ही अधिकार होता है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां कहां हैं, तो आपको बता दें जैसे ये किसमें होती है, अवशिष्ट शक्तियां किसमें दी गई हैं, तो 248 में, ठीक है, किसमें, 248 में। देखिए यहां पर क्या है दोस्तों, आपको बताते हैं भारत में क्या है, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों, इसका प्रयोग केंद्र सरकार करता है, मगर अगर यूएसए की बात कर ले वहां पर राज्य सरकार इसका प्रयोग करता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है, समवर्ती सूची क्या है। देखिए याद रखना, देखिए अगर पूछ ले कि केंद्र और राज्य के भी शक्तियों का बंटवारा किसमें है, आर्टिकल किसमें है, तो बजाय 2 फिर 2 बढ़ाया 4, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 246 में, बिल्कुल सही। और किसमें है, दोनों के बीच में शक्तियों बंटवारा किसमें, शक्तियों मतलब 7, तो हमें याद आ गया भैया 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। संघ, राज्य, समवर्ती, देखिए संघ में केंद्र बनाएगा, राज्य में राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती में समवर्ती सूची दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। कितने कितने हैं, 100, 61, 52, ठीक है। चलिए अब 8वीं अनुसूची देखते हैं। देखिए 8वीं में क्या है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 8वीं अनुसूची क्या है, भाषा संबंधित, क्या है, भाषा संबंधित दोस्तों, और ये बिल्कुल मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो 8वीं सूची में देखिए कुल कितनी भाषाएं हैं, तो अगर वर्तमान में पूछा दोस्तों तो 22 भाषाएं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 बता देना। अगर पूछ ले 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी। कौन कौन सी थी 14, वो बताते हैं। देखिए असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मराठी, ओडिया, है ना, पंजाबी और संस्कृत, ठीक है। तो ये थी दोस्तों कितनी, 14 भाषाएं थी। अब देखिए 22 कैसे हुई,
तो भैया कहीं ना कुछ तो जोड़े गए होंगे। तो 8 भाषाएं जोड़ी गई। कब कब जोड़ी गई ये आप याद रखेंगे। देखिए पहला संशोधन किया गया 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसमें सिंधी जोड़ा गया। ठीक है, अब देखिए 71वें संशोधन में जोड़ा गया। 71वां संशोधन कब हुआ? 92 में दोस्तों। इसमें जोड़ा गया नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। तो नमक से याद रखेंगे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कब? 71वां संशोधन 1992। अब देखिए 1992 आएगा, फिर इसके बाद यही 92 यहां उठा देना। तो 92वां संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये चीज याद रखेंगे, ये 92 में जोड़ी गई और यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना कि 2011 में दोस्तों उड़िया का नाम बदलकर ओडिया कर दिया गया। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भाषा होते हैं ना दोस्तों, ये जो भाषा है राज भारत को, जो भाषा है ना, इसको राजभाषा दर्जा कौन देता है? मतलब इन्हें जो है इन अनुसूची में कौन शामिल करता है? जैसे कि पहले कितनी थी दोस्तों? 14 थी भाषाएं, और जो 8 भाषाएं जोड़ी गई इनको कौन शामिल करता है? प्रधानमंत्री कह दे, ठीक, राष्ट्रपति कह दे, गृह मंत्री कह दे, तो किसके अंडर में आता? तो आपको बता देना है गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। ठीक है, गृह मंत्रालय यानी अभी अमित शाह जी हैं। ठीक, अमित शाह जी चाहें तो किसी भाषा को इसमें फिर से डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सी भाषाओं के लिए दोस्तों इसमें लाइन लगी पड़ी है कि भैया हमें भी क्या करो, इसमें शामिल करो। आपको बता दें कि जैसे अन्य भाषा जैसे भोजपुरी हो गई, राजस्थानी हो गई, ठीक, ये भाषाएं भी इसके लाइन में लगी हुई हैं दोस्तों। बहुत सारी भाषाएं हैं भारत की जो कि चाहती हैं कि हम इन्हीं 22 भाषाओं के साथ और भी शामिल हो जाए, मतलब कि हम 8वीं सूची में शामिल हो जाएं। इसके लिए देखिए इन चीजों के लिए 2 कमेटियां बनाई गई हैं। क्या? इन चीजों के लिए 2 कमेटियां बनाई गई। और सबसे पहली कमेटी क्या है भाषाओं के लिए? तो पहवा समिति। क्या? पहवा समिति 1996 में गठित की गई थी। और एक है सीताकांत महापात्रा समिति 2003 में। भाषाओं की जानकारी के लिए भैया कि इनको हम शामिल करें या ना करें, इसके लिए कमेटी गठित की गई है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। देखिए कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, एक एक चीज पढ़ाएंगे आपको। हम बता दें कि देखिए इससे हमसे पढ़ने से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा थोड़ा सा। ठीक है, और अच्छे से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आप जाइए अच्छे से बनाइए, नोट्स बनाइए, हम आपको टेलीग्राम पे सेंड भी कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची तक हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से हमने समझा है। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची। क्या? 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा। ठीक है, देखिए 9वीं अनुसूची किससे है? तो भूमि सुधार कह देना, सिंपल सी भाषा है कि भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। कब जोड़ा गया? आपको पता है कि मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? तो आपको बता दें पहले ही संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को दोस्तों हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे किससे संबंधित है? भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों एवं ठीक है अन्य मामलों से संबंधित संसद में के अधिनियम में यह पारित कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कब जोड़ा गया? तो पहले ही संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। ठीक है, अब देखिए संविधान की 9वीं अनुसूची को शामिल विभिन्न कानूनों को संविधान के किसमें 31B के तहत संरक्षण प्राप्त दोस्तों। अब देखिए इसके किसके तहत संरक्षण प्राप्त है? तो 31B के तहत इनको संरक्षण प्राप्त है। आपको बता दें कि जब अनुसूची लागू की गई थी, कौन सी? यही। ठीक है, 9वीं अनुसूची जब लागू की गई थी दोस्तों, तब इसमें टोटल 13 कानून थे, और जो कि अब बढ़ के कितने हो गए हैं? 284 वर्तमान में हो गए हैं। क्या? 284 वर्तमान में हो गए हैं। ठीक है, आपको बता दें देखिए इसके द्वारा होता क्या है कि जैसे मान लिया कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है दोस्तों, तो उसकी ज़मीन ले ली जाती थी। ठीक है, तो वही चीज़ आपको बता दें, इसी के लिए ये कानून लाया गया था। ठीक है, इसी के लिए ये अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको बता दें कि जो इसके जो कानून होते हैं वो किसमें डाले गए हैं? तो 31B में। इसके तहत इस जो अनुसूची दोस्तों इसको संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए 31B कहता क्या है? 31B क्या कहता है कि इसमें कहा गया है कि सरकार मूल अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। क्या? इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि सरकार मूल अधिकार पर, आपको पता होगा हमने पढ़ाया मौलिक अधिकार, ठीक है, याद है कि नहीं है? मौलिक अधिकार हमने पढ़ा रही है पहले से। ठीक है, देखिए मूल अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, और इस प्रतिबंध से संबंधित जो भी कानून होंगे उनसे हम 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा, और तथा ये सभी क्या होंगे? न्यायिक समीक्षा से बाहर, मतलब इन पे आप कोर्ट नहीं जा सकते। न्यायिक समीक्षा क्या होता है? इन पे मतलब कि जो आप इनमें चैलेंज कर सकते हो, तो वो आप नहीं कर सकते हो। ये कहा गया है 31 के बी में। ठीक है, अब देखिए समझिएगा भाई, ये कानून तो लागू होगा मगर इसे चुनौती भी तो देंगे जिनकी जमीन जा रही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लोग पहुंच गए कहां? देखिए जब भारत में भूमि सुधार शुरू हुआ तो उन्हें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के न्यायालयों में चुनौती दी गई, जिसे बिहार न्यायालय ने इसे अवैध घोषित कर दिया आर्टिकल 13 के तहत। क्या? आर्टिकल 13 के तहत दोस्तों इसको क्या किया गया? तो आपको पता है न्यायिक समीक्षा की जाती है ना, आर्टिकल 13 हमने क्या बताया था कि वो
मतलब कि चाहे इसको पूरा रद्द कर सकती, तो वही बता रहा हूं कि इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले देखिए कौन सा आपको बता दें कि एक थे कामेश्वर सिंह बनाम बिहार सरकार, ये दरभंगा के महाराजा थे। कौन से? दरभंगा, आपको पता हो बिहार के एक महाराजा थे जिनका नाम था कामेश्वर सिंह। ये भैया कोर्ट पहुंच गए, इनकी जमीन ले ली गई, तो ये कोर्ट पहुंच गए कि भैया हमारे क्या है, अधिकारों का हनन हो रहा है, क्या हमारे मौलिक अधिकार छोड़े जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि पहले संपत्ति का अधिकार भी क्या था, मूल अधिकार था। ठीक, आपको पता है ना, तो पहले क्या था, संपत्ति अधिकार मूल अधिकार था। तो भैया संपत्ति हमसे कैसे छीन सकते हो तुम, ये बताओ। ठीक है, हमारा मौलिक अधिकार है, कैसे छीन सकते हो? तो उसी के लिए ये कोर्ट पहुंच गए। अब देखिए इस पे बहस चली। क्या बहस चली? तो देखिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के एक निर्णय के मुताबिक मौलिक अधिकारों या आधारभूत ढांचों का उल्लंघन होने पर 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को चुनौती दी जा सकती है। तब देखिए क्या कहा गया कि भैया देखिए आपको बता दें कि 9वीं सूची में कुछ भी हो, ठीक, हमें मतलब नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं सूची में कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है, बशर्ते किसी के अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर आधारभूत ढांचे का, ठीक है, हमारे प्रस्तावना के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन हो रहा है, तो हम उसको चैलेंज, चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग उसको चुनौती दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज क्या है कि संविधान के ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कोर्ट के मुताबिक 24 अप्रैल 1973, क्या 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती मामले में आए फैसले के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, मतलब कि इसे 13 जजों की बेंच थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये केशवानंद भारती। ठीक है, देखिए इसमें जब क्या हुआ, इसमें सुनवाई हुई दोस्तों, तो कहा गया कि भैया किसी भी मतलब कानून की क्या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, चाहे 9वीं अनुसूची में कोई चीज आप रखते हो भूमि सुधार के अंतर्गत, तो उस पर आप कोर्ट जा सकते हो। ये किसने कहा? तो केशवानंद भारती सरकार ने ना, केशवानंद वर्सेज केरल राज्य द्वारा किया गया था। ठीक है, केशवानंद क्या थे, एक मटके क्या थे, मटके थे, जमींदार थे। ठीक है, तो इनकी क्या जमीन ले ली गई थी भू सुधार आंदोलन के अंतर्गत ना, भूमि सुधार के द्वारा। ठीक है, तो ये क्या चले गए कोर्ट। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक, अब देखिए जो आपको बता दें कि जो 24 अप्रैल, ठीक, 24 अप्रैल 1973 के बाद की न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। अब देखिए ये फैसला कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को आया था। ठीक है, अब इसका मतलब नहीं कि मान लिया, समझिएगा, समझिए, ये जब कानून जब लागू होता उसी दिन से चालू होता। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको 23 अप्रैल, ठीक है, 23 अप्रैल 1973 का कोई कानून था। ठीक, अब आपको पता चला 24 भैया ये आप न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, और आपका जो मामला था वो 23 अप्रैल का था ना, मतलब इसके पहले का था, तो वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं होगा। आपको पता है कानून जब भी लागू होता उसके बाद से लागू हो जाता, उसके पहले के कानून पे कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। ठीक है, देखिए तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज इसमें बताया गया है न्यायिक समीक्षा में। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो भैया बताइएगा, हम दोबारा समझा देंगे आपको। ठीक है, बाकी इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, केवल ये समझाया गया। यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, बस इतना बन सकता है। ठीक है, कि भैया 8वीं 9वीं अनुसूची में है क्या, 9वीं अनुसूची में है क्या। ठीक है, फिर पूछ सकते हैं कामेश्वर सिंह वर्सेज बिहार स्टेट किससे संबंधित है? भूमि सुधार आंदोलन से, तो भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और आप ये पूछ सकते हैं कब से लागू नहीं होगा, तो 24 अप्रैल 1973 के बाद के कानूनों पे लागू होगा, इसके पहले पर नहीं लागू होगा। मतलब इन्हें क्या है, समीक्षा, न्यायिक समीक्षा के बाहर नहीं रखा जाता था ना, तो ये चीज आपको बता देनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर देखिए समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे जहां पर आपको इसकी PDF निरंतर मिलती रहेगी, जिसका नाम है ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से। ठीक है, चलिए अब इसके जो आगे की अनुसूची है 9, 10, 11, 12, तो उसको हम एक में देख लेंगे, यानी हमारी अनुसूची समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।